मुझे दुबई में एक कंपनी में नौकरी मिली तो मैं घर वालों की मर्जी के बगैर चली गई। वहां पहुंची तो अरबी मुझे एक गोदाम में लेके आया और मेरी रूह फना हो गई क्योंकि 8 अरबी मर्दों ने बारी बारी मेरे साथ। मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी जब मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर वो ईमेल जगमगाया था। मेरा वजूद खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरी किस्मत जाग जाएगी और कंपनी ऑनर को मेरे बनाए डिज़ाइन इस कदर पसंद आ जाएंगी। खुशी के मारे मेरे हाथ कपकपा रहे थे। दुबई के एक मशहूर ज्वेलरी डिज़ाइन को मेरे डिज़ाइन किए हुए सैंपल पसंद आ गए थे। रात के 12 बजे मुझे दुबई से ईमेल मसूल हुई थी कि इसी हफ्ते में वो मुझे दुबई बुलवा रहे हैं। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन बंद हुई तो तारीख कमरा मेरे सामने था। बेसाख्ता मेरी नज़र उस कमरे में मेरे साथ सो रही। मेरी माँ पर गई मेरी सारी खुशियाँ एक पल में गायब हो चुकी थीं। मैं किन अल्फाज में अम्मी को कहती कि मुझे दुबई भेज दे, वहाँ मेरी नौकरी लग गई है। जिस खानदान से मेरा ताल्लुक था वहाँ तो औरत अकेली बाजार तक कभी नहीं गई थी। दुबई कहा जा सकती थी, मगर मुझे हर हाल में अपनी अम्मी अब्बू को मनाना था क्योंकि मैं मज़ीद यह मिडिल क्लास ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। अगर मेरी नौकरी उस कंपनी में पक्की हो गई तो मैं लाखों कमा सकती थी। मेरी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी हो सकती थी और सबसे बड़ी बात के फिर मुझे अपने चचाजाद पेंडू शकील से शादी भी नहीं करना पड़ेगी, जिसके साथ मेरी मंगनी बचपन में ही कर दी गई थी। अगली सुबह अब मैंने मुझे डांटकर जगाया तो मैं फौरन उठ बैठी और गुज़िश्ता रात सोचें गए प्लान पर अमल करते हुए कमरे से बाहर निकली। मेरा रुख अपने अब्बू के कमरे की तरफ था। जब दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर हमेशा की तरह ये चुगली कर रहा था कि मेरा बाप एक बार फिर नशा करके सोया है। मेरे बाप की आधी तनख्वाह तो उनके नशे पर उड़ जाया करती थी। इसी वजह से कल रात भी अम्मी अब्बू की लड़ाई हो गई और उन्होंने अम्मी को थप्पड़ मारकर कमरे से निकाल दिया था। मेरे अब्बू जैसे सुस्त और शक्की मिजाज मर्द से बात करके कोई फ़ायदा नहीं था। बिला सुबह उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी, मगर इस मामले में वो मेरा साथ नहीं देने वाले थे। मैं उल्टे कदमों वापस लौट आई। सारा दिन हिम्मत जमा करती रही और फिर अपनी माँ को एतबाद में लेकर उन्हें कल रात मिलने वाले खुशखबरी के बारे में बताया। मेरी बात सुनते ही अम्मी के चेहरे का रंग उड़ा। वो बेयकीनी से मुझे देखने के बाद फौरन मना कर गई, मगर मैं जिद्द पर थी और उन्हें मुस्तकबिल के ख्वाब सजाकर दिखाने लगी। मगर अम्मी तो अजल से ही अब्बू से डरती थी। भला वह क्यों कर मेरी खातिर अब्बू को मनाती? मुझे बार बार टिकट कंफर्म करने के बारे में ईमेल मौसूल हो रहे थे। कहते हैं ना, ऊंचा उड़ने का ख्वाब अगर इंसान एक बार देख ले तो फिर कोई भी उसे ज़मीन पर नहीं ला सकता, जब तक हवा का सख्त दबाव उसे ज़मीन पर ना पटक दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगले दिन में अम्मी के पैरों में गिरकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अब्बू गुस्से से आग बबूला होकर कमरे में दाखिल हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुलनूर? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम दूसरे मुल्क जाओगी? अरे मैं तो तुम लोगों को तुम्हारे रिश्तेदारों में नहीं जाने देता और तुम दुबई जाने की बात कर रही हो। अब्बू गुस्से से मेरा बाजू दबोच कर कहते मुझे थप्पड़ मार चुके थे। वो कहने लगे कि ज़माना कितना ख़राब हो चुका है, क्या तुम जानती नहीं? एक लड़की की इज्जत उसके घर में भी महफूज नहीं रहती और तुम इतने दूर जाने का सोच रही हो। मैंने बोलना चाहा, मगर वो मुझे खामोश करवा चुके थे और कहने लगे, मैंने अपने पूरे खानदान की मुखालफत करके तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम इतने ऊंचे ख्वाब देखने लगो। अपने जहन से ये बात निकाल दो समझी, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर अब्बू अम्मी की जानिब मुड़े और कहाँ जाकर तारीख ले आओ? मैं जल्द से जल्द इसका निकाह करके रुखसत करना चाहता हूँ। अब्बू के ये अल्फाज मुझ पर बम की तरह गिरे थे। मैं किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती थी, मगर उस वक्त मैं उनके गुस्से के आग में ढेर हो चुकी थी। मैं सदीद गुस्से और दुख से गुजर रही थी, मगर मेरा दिल बगावत पर उतर चुका था। मैं ठान चुकी थी कि हर हाल मैं इस हर एक जिंदगी से निकलकर अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए दुबई जाऊंगी। रात के 3 बजे थे जब मैंने अपना सारा ज़रूरी सामान उठाया और घर से पहली बार अकेले कदम बाहर रखा। मेरा दिल पूरी कुव्वत से धड़का था। मेरा यह कदम गलत था, मगर यही मेरे और उनके लिए बेहतर था। मुझे कामयाब देखकर मेरे माँ बाप एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। यही सोचकर आखिरी नज़र घर पर डाले मैं बाहर निकल आई। मेरे साथ आगे क्या होने वाला था? अगर मैं जान जाती तो शायद मैं
मैं भी दुबई का नाम नहीं लेती। कुछ देर बाद में एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वहाँ एक शख्स मेरे ही इंतज़ार में खड़ा था। जिसने मेरे डिज़ाइन आगे पहुँचाए थे, उसी के साथ मुझे दुबई जाना था। ऐन मौके पर अहमद नामी शख्स को एक कॉल आई और उसके चेहरे पर फिक्रमंदी नजर आई। उसकी बीवी का हार्ट अटैक हो गया था, इसलिए वो अब हॉस्पिटल जा रहा था। मैं अकेली दुबई कैसे जाऊंगी? इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मगर जब यहां तक आ गई थी तो अब वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कई घंटों की मुसाफत तय करके मैंने पहला कदम दुबई की सरजमीन पर रखा। आसपास कई लोग आ जा रहे थे और मैं डरी सहमी सबको एकटक देख रही थी। आगे कहाँ जाना था, किससे मिलना था, मैं कुछ नहीं जानती थी। वहां के लोग मुझे घूर घूर कर यूं देख रहे थे, गोया मैं कोई दूसरी दुनिया की मखलूक हूं। शायद इसकी वजह मेरा हुलिया था। लंबा पैरों तक आता पख्तून फिराक और उस पर कांच की कड़ाई से सजाई की मेरी माँ के हाथों की बनी चादर थी। मैं फौरन कदम उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकली तो 2 कदावर मर्द और एक नीम अरियान लिबास पहने हुए लड़की दिखाई दी, जिनके हाथ में बोर्ड पर लिखा था, वेलकम टू दुबई मिस नूर। वो तो मुझे ही लेने आए थे। मैं खुशी से चहक उठी और फौरन उनकी जानिब बढ़ी। मुझे सिर से पैर तक देखकर उस लड़की ने अपना मोबाइल निकाला और कुछ देखने लगी। शायद तस्दीक करना चाहती थी कि मैं ही गुलनूर हूं। वो लोग बेहद अपनाया से मुझसे बात करने लगी और फिर एक गाड़ी में बिठाकर मुझे कंपनी में ले जाने लगे। वो लड़की बड़े आराम से उन 2 मर्दों के बीच बैठी थी। मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर जहन झटक दिया कि ये पाकिस्तान नहीं और ना ही मेरा खानदान है, जहां गैर महरम के सामने जाना भी मना था। अब यहां आ गई हूं तो मुझे अपनी सोच भी बदलना पड़ेगी। यही सोचते हुए मेरा ध्यान बेसाख्ता अपने घर की तरफ गया। अब तक तो बवाल मच चुका होगा, सारे खानदान को खबर मिल चुकी होगी कि गुलनूर घर से भाग गई है। मेरे अब्बा तो अपने बाल नोच चुके होंगे और अम्मी अलग सदमे का शिकार होंगी। अगले ही पल मैंने जहन झटका, क्योंकि मैं फुल वक्त अपनी आने वाले दिन के लिए खुद को पुरजोश करना चाहती थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक इमारत के सामने रुकी और मुझे उतरने का कहा गया। वो बुलंद वाला इमारत देखकर मेरा सर चकरा गया था, मगर वो इमारत तो अभी ज़ेरे तामीर थी। मुझ पर सोच देखकर ऐना नामी लड़की बोली, मिस नूर आप अब यही रहेंगी। कल सुबह ज्वेलरी डिज़ाइन आपसे खुद मिलने आएंगे, आप फिक्र मत करिए। इस इमारत के तहखाने में एक खूबसूरत अपार्टमेंट मौजूद है जिसमें आप कयाम करेंगी। ऐना मुझे अपने साथ ले जाकर उस तहखाने में बड़े अपार्टमेंट को दिखाने लगी। बिला सुबह वह एक दिलकश जगह थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस इमारत के नीचे इतना खूबसूरत अपार्टमेंट भी हो सकता है। उसने मुझे घर की चाबियां दी और वहां से जाने लगी। वो सभी अरबी तर्ज के लोग थे। उनका लिबास और अंदाज देखकर मुझे अच्छा लगा था। कुछ देर वह तीनों आपस में खुसर फुसर करते रहे और फिर वहां से चले गए। मैं अब उस अपार्टमेंट में अकेली थी। मैंने ख्वाब में भी ऐसी आलीशान जगह पर रहने का नहीं सोचा था। कुछ पल के लिए मैं सब कुछ भूल चुकी थी और अपने कमरे में मौजूद नरम मखमली बिस्तर के दरमियां लेटकर आंखें मूंद लीं। मेरी आंख कब और कैसे लगी मुझे पता ही ना चला। जब जरा नींद की खुमारी बंटना शुरू हुई तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे करीब कोई मौजूद है और बुलंद आवाज में किसी और लहजे में बात कर रहा है। पहले तो लगा कि ख्वाब है, मगर तभी किसी ने मेरे वजूद को छूना शुरू कर दिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं बिजली की तेजी से उठकर बैठ चुकी थी। सामने का मंजर देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। मेरे कमरे में 2 मर्द मौजूद थे जिनका अंदाज और तर्ज अरबी मर्दों जैसा था। मुझे उठा देखकर पहले वो सीट पटाए, मगर अगले ही लम्हे उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सज गई। उनमें से एक शख्स मेरे करीब बढ़ने लगा। मैं फौरन बिस्तर से उठकर दूसरी जानिब गई और चीख कर बोली, कौन हो तुम लोग, किसकी इजाज़त से अंदर घुसे? मेरी आवाज़ कांप रही थी। मेरे अल्फाज सुनकर वो बोले, तुम्हें जिस काम के लिए लाया गया है उसमें इजाज़त तलब नहीं किए जाते, सिर्फ पैसा फेंका जाता है और काम लिया जाता है। उनके अल्फाज मेरी रूह फना कर चुके थे। ऐसा कैसे मुमकिन था? ये लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? मैं कमरे से भागना चाहती थी, मगर वो 2 मजबूत वजूदों के मर्द और मैं कमज़ोर सी लड़की वो मुझे दबोच चुके थे। मैं चिल्ला रही थी, ऐना को चीख चीख कर बुला रही थी, मगर मेरी आवाज़ सुनने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरी इज्जत महफूज रहे, मेरी इज्जत पामाल होने से बच जाए, मगर मैं 2 दरिंदों के बीच फंस चुकी थी। शोर शराबा काफ़ी बढ़ चुका था,
तभी दरवाज़ा झटके से खुला और सामने वही 2 मर्द खड़े नजर आए जो मुझे यहाँ तक ले आए थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मेरे कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। मैं रोते हुए उन दोनों की जानिब गई और पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगने लगी। तभी उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और देखते ही देखते मुझे बालों से पकड़कर ऊपर उठाने लगा। वो वही दम तोड़ चुकी थी। उसने बालों से दबोचकर मुझे फर्श पर पटका था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बदतरीन रात थी। मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर नींद बेहोशी की हालत में पड़ी थी। पूरे वजूद में दर्द की टीसें उठ रही थी। मेरा वजूद जख्मों से चूर था। एक बार फिर आंसू मेरी आंखों से गिरे थे। सारी रात मैं उन चारों के मनमानी का निशाना बनी रही। बामुश्किल हिम्मत जोड़कर मैं उठ बैठी और एक नज़र अपने वजूद पर डाली। अपने वजूद से मुझे घिन आ रही थी। बेसाख्ता मुझे मेरे अब्बू की बातें याद आई, अपनी अम्मी के अल्फाज और अपना खानदान। हाँ, मैं पाकिस्तान की बेटी थी और उस खानदान से ताल्लुक़ था जहाँ बेटियों को कीमती मोतियों की तरह 7 पर्दों में छुपाकर परवान चढ़ाया जाता है। मगर मैंने ऊंचा उड़ने की चाह में खुद को पामाल कर दिया था। मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। मुझे तो यहाँ लाया ही धोखे से गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी, गोया कोई माँ अपने जवान बेटी की मैयत पर रोती हो। मुझे मेरे माँ बाप याद आए थे। मैं चीख चीख कर अपने अब्बू को आवाज़ें दे रही थी, मगर कौन सुनता कौन आता। मैं तो खुद उन्हें रौंद कर यहाँ तक पहुंची थी। मेरी आवाज़ सुनकर ऐना कमरे में आई। वो बेहद बेहुदा लिबास पहने हुए थी। मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, उम्मीद है कल की रात तुम्हारे लिए यादगार साबित हुई होगी। अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारी हर रात यूं ही गुजरने वाली है। यकीन मानो लाखों में कमाओगी। वो मेरा गाल थप्पथ पाकर जा चुकी थी और मैं बुत्त बनी उसे देखती रह गई। मैं यहाँ हलाल की रोज़ी कमाने आई थी, मगर उन लोगों ने झांसा देखकर मुझे फंसा लिया था। मुझे किसी तरह वापस पाकिस्तान जाना था। जो हुआ सो हुआ, मगर मैं मज़ीद इन दरिंदों का खिलौना नहीं बनना चाहती थी। मैंने खुद को वहाँ से निकालने का सोचा। तभी एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2 से 3 कैमरे थे। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अब वो कैमरा कमरे में लगाना शुरू कर दिए थे। मैं उसे मना करने लगी तो एक झटके से मुझे धक्का देकर उसने अपना काम जारी रखा। मेरे दिल खौफ से लरज रहा था, न जाने वो क्या करने वाले थे। उसके जाने के बाद कमरे में 2 लोग दाखिल हुए। उनमें से एक उसे हिदायत दे रहा था। मैं एकटक उन्हें देखते हुए उनके अल्फाज समझने की कोशिश कर रही थी, मगर ये जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि वो लोग अब मेरी वीडियो बनाने लगे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मज़ीद अपना तमाशा बनते नहीं देख सकती थी। मैंने उन दोनों को धक्का दिया और कमरे से भाग निकली। मेरा वजूद मेरा साथ छोड़ रहा था, मगर आज मुझे भागना था। मैं अपार्टमेंट के बैरूनी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि मेरी कमर पर एक नुकीली चीज़ चुभी। मैं बेसाख्ता डर कर रह गई और पीछे हाथ ले जाकर जब देखा तो उन दरिंदों ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके उसे निकाला और बगैर रुके भागती रही चंद कदमों के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मैं रुकी नहीं थी। यहाँ तक कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिर चुकी थी। मुझसे कुछ दूरी पर वो दोनों मर्द कह लगाकर हंस रहे थे। मैं बेबस थी, मजबूर थी, और इन सब की कसूरवार भी मैं ही थी। मेरा वजूद सुन हो चुका था। मैं हिल नहीं पा रही थी। वो दोनों मर्द मेरी जानिब बढ़ रहे थे। वो मुझे वापस उठाकर कमरे में ले आए और एक बार फिर मुझे अपनी मनमानी का निशाना बनाने लगे। मैं ना बोल सकती थी, ना हिल सकती थी, न जाने कैसा इंजेक्शन वो मुझे लगा चुके थे। मेरी तस्वीर और वीडियो से वह लाखों कमा रहे थे। ऐना इन सब की हेट थी। मेरी इज्जत बिक चुकी थी। यहाँ आए मुझे 4 माह हो चुके थे। ऐना खुश थी। उसने मुझे इस सब पर राज़ी समझकर मेरे एवज मिलने वाले पैसों का हिस्सा मुझे देना शुरू कर दिया था। मैं खामोशी से उन्हें जोड़ती गई और ऐना को ये जताया कि मैं हालात से समझौता कर चुकी हूँ, और फिर एक रोज़ मौका देखकर मैंने वापस पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थी, 5 माह पहले के आने में और अब के जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं जब पाकिस्तान में पहुंची तो एक गहरी सांस खारिज करके आसपास देखा। मेरे कदम बामुश्किल घर की जानिब उठ रहे थे। न जाने मेरे माँ बाप किस हाल में होंगे, मुझे कबूल करेंगे या नहीं। मुझ पर बीती जानकर वो ना जाने क्या रद्द-ए-अमल देंगे। मैं खामोशी से घर की जानिब चली आ रही थी। जब घर तक पहुंची तो धक्का सा लगा। घर का दरवाज़ा खुला था
اور کئی بچے اندر کھیل رہے تھے۔ میں اندر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر فوراً اپنے کھیل کا سامان لے کر باہر بھاگ گئے۔ یہ گھر بالکل ویران پڑا تھا۔ میں نے کمروں میں دیکھا مگر میرے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں نے انہیں کئی آوازیں دیں مگر بے سود میں نے بھاگ کر اپنے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند دستکوں کے بعد دروازہ کھلا اور سامنے باوجود عورت مجھے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ میں اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر کپ کپاتے لبوں سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ پہلے تو خاموش رہی اور پھر بولی کہ چلو تمہیں ان تک لے کر جاتی ہوں۔ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ شاید میری بات بدنامی کے ڈر سے میرے ماں باپ نے گھر تبدیل کر دیا تھا۔ میں بہت جلد قدموں سے اس عورت کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے قدم تھمے میں نے فوراً اس اپنی پڑوسن سے کہا کہ خالہ، آپ مجھے قبرستان تک کیوں لے آئی ہے؟ مجھے امی ابو سے ملنا تھا نا؟ میری بات سن کر وہ میری جانب پلٹی اور بولی، اگر تم میری سگی بیٹی ہوتی اور جو واپس لوٹ کر آتی تو یہی کھڑے کھڑے تمہارا گلا دبوچ کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی، مگر افسوس تمہارے ماں باپ نے تم جیسی لڑکی کی جدائی میں خود کو پھانسی چڑھا دیا۔ ان کی بات سن کر میرا وجود لرزا تھا۔ میں زمین پر گر چکی تھی۔ میرے ماں باپ مر چکے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹنے کے انداز میں 2 قبروں کے بیچ لا کر چھوڑ چکی تھیں جن کی تختیوں پر میرے امی ابو کا نام درج تھا۔ میں زمین پر ان کے قدموں کی جگہ گر چکی تھی۔ میری رونے کی آوازیں بلند تھیں۔ میں ان سے معافیا مانگ رہی تھی مگر وہ تو مجھے سزا سنا کر جا چکے تھے۔ میں تو لوٹ آئی تھی مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ میں دوہری اذیت میں تھی۔ کئی دن تک وہیں بیٹھ کر میں روتی رہی مگر میری سزا مجھے مل چکی تھی۔ میرے ماں باپ کی جدائی کی صورت میں آج میرے ماں باپ کو مجھ سے بچھڑے 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں اور شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ میرے چچا زاد نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کا دل بہت بڑا تھا ورنہ مجھ جیسی کو بھلا کوئی کیسے اپنا سکتا تھا۔ چند ماہ بعد میں ایک بچے کی ماں بھی بن جاؤں گی مگر میرا ماں جی آج بھی کسی بھیانک خواب کی طرح میرے دل میں بیٹھا ہے۔